We are going to discuss about immigrations. लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कल इन्फ्लेमेशन के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें से एक्यूट और सेलुलर इवेंट्स में हम लोग एक्यूट वाला पढ़ लिया था। सेलुलर इवेंट्स में हम लोग चल रहे हैं। तो इमाइग्रेशन क्या होता है? इमाइग्रेशन का मतलब होता है उत्प्रवास। उत्प्रवास मतलब अपनी जगह छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना, या इस तरीके बोले एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जाना। तो इमाइग्रेशन में देख रहे हैं हम लोग जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं, इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। पहला, रोलिंग। रोलिंग मतलब पहले ल्यूकोसाइट्स क्या होगा, पूरी तरीके से सर्कुलर रोल हो जाएगा और घूमते घूमते आएगा। एंडोथीलियल्स जो मेम्ब्रेन है वहाँ आके क्या करेगा, फॉर्म एडिशन कर लेगा। फॉर्म एडिशन मतलब वहाँ आके अटैच हो जाएगा। फिर उस मेम्ब्रेन के सहारे वो रोल करते करते हुए वो आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, ये देखो डायग्राम ऐसे दिखाया हुआ है ना, ठीक है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो एंडोथीलियल जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। ऐसी ये प्रोसेस होती रहती है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, इमाइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स मूव टिल सुटेबल साइट इज रीच। तो इमाइग्रेशन के थ्रू न्यूट्रोफिल क्या करता है, मूव करता है और अपने सुटेबल साइट पे पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोडास। तो कुछ साइटोप्लाज्मा जो होता है उसमें कुछ स्यूडोपोडास होते हैं। तो सब्सिक्वेंटली क्रॉस द बेसमेंट membrane by damaging it locally, which secreted a collagenous and escape out into the extravascular space। तो जो सूडोमोनास होते हैं, सूडोमोनास वो क्या करते हैं, वो बेसमेंट को क्रॉस करने, मेम्ब्रेन के बेसमेंट को क्रॉस करना चाहते हैं लेयर को, और इसको डैमेज करके, ठीक है। और जब वो डैमेज करते हैं तो उस समय वो कोलेजिनियस कोलेजिनियस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं, और बच के कहाँ निकल जाते हो, एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में पहुंच जाते हैं। फिर इस पूरे प्रोसेस के होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डाइपेटिसिस। डाइपेटिसिस क्या होता है, डायबिटीज साइमल्टेनियसली एस्केप ऑफ आरबीसी टेक प्लेस थ्रू द गैस बिटवीन द इंटरवेल सेल्स। उसी इमाइग्रेशन के साथ साथ क्या होता है, आरबीसी क्या करती है, अपने स्थान बदलती है, ठीक है। तो कैसे बदलती है, जो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैप होते हैं उसके थ्रू अपना स्पेस बदलती है और बच के निकल जाती है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डायपेटिसिस कहते हैं, ठीक है। डायपेटिसिस गिव हेमोरेजिक अपीयरेंस टू द इन्फ्लेमेटरी एक्सीड्यूट। अब डायबिटीज अगर हम लोग देखें तो कैसे दिखेगा, हेमरेजिक अपीयरेंस मतलब कि क्लॉटिंग टाइप का दिखेगा हमको ब्लड सेल्स या मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, रोलिंग, फॉर्मेशन, एंडोथेलियल ट्रांसमिशन, फिर वो क्या हो जाएगा, आगे फ्लो कर जाएगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस द कीमोटिक फैक्टर मीडिएटेड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ऐसे फैक्टर्स जो केमिकली बेस्ड होते हैं और क्या करते हैं, मीडिएटेड करते हैं ल्यूकोसाइट को ट्रांसमाइग्रेशन मतलब इधर से उधर करने में, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग द सेवरल बैरियर्स टू रीच द इंटरस्टिशियल टिश्यू इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। सारे बैरियर्स क्रॉस करने के बाद, सारे बैरियर्स को जो केमेटिक फैक्टर सारे बैरियर क्रॉस करके जब वो इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंचते हैं तो उस पूरे प्रोसेस क्या कहा जाता है, कीमोटैक्सिस बोला जाता है, ठीक। कुल मिला के एक कीमो फैक्टर या केमेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसमिट होकर या माइग्रेट करके ल्यूकोसाइट के थ्रू वो सारे मेम्ब्रेन पार करके जब वो इंटरस्टिशियल टिश्यूज में पहुंचता है तो उसे हम लोग कीमोटैक्सिस बोलते हैं। आगे, वेल इलस्ट्रेटेड बाय बॉयडन्स चैम्बर एक्सपेरिमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से, एक थ्योरी है बॉयडन्स चैम्बर एक्सपेरिमेंट, उसमें अच्छे से किया गया है कीमोटैक्सिस के ट्रांसमिशन के बारे में। अगला, इन दिस मिलपोर फिल्टर सेपरेट्स द सस्पेंशन ऑफ ल्यूकोसाइड फ्रॉम द टेस्ट सॉल्यूशन इन टिश्यू कल्चर चैम्बर। तो ये वाइडेंस जो एक्सपेरिमेंट है उसका कुछ स्टेटमेंट है
कह रहा है कि इसमें जो तुम्हारा मिलीपोर फिल्टर होते हैं वो उनके थ्रू सेपरेट कर लिया जाता है, किसको, ल्यूकोसाइड्स को सेपरेट कर लिया जाता है सस्पेंशन थ्रू, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब कैसे सेपरेट करते हैं, जो तुम्हारा मिलीपोर फिल्टर है उसके थ्रू करते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन बनाया रहता है जिसमें क्या होता है, टिश्यू कल्चर चैम्बर होता है, उसमें इसको मिली फिल्टर्स के थ्रू, मिलीपोर फिल्टर के थ्रू क्या किया जाता है, ये सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। इफ द टेस्ट सॉल्यूशन इफ द टेस्ट सॉल्यूशन कंटेन्स कीमेटिक एजेंट, अगर टेस्ट सॉल्यूशन कीमेटिक एजेंट कंटेन करता है, द ल्यूकोसाइड माइग्रेट थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर, अगर कीमेटिक सॉल्यूशन अगर है उसमें, ठीक है, तो ल्यूकोसाइड क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा पोर के थ्रू, किधर करेगा, कीमेटिक एजेंट के थ्रू क्या हो जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। अगर उसमें कीमेटिक एजेंट है तो जो सॉल्यूशन में तुम्हारा ल्यूकोसाइट है वो पोर्स के थ्रू क्या करेगा, कीमेटिक एजेंट के थ्रू मूव कर जाएगा। एजेंट्स एक्टिंग एज कीमेटिक सब्सटेंस, ऐसे एजेंट्स जो बॉडी में हमारे कीमेटिक सब्सटेंस की तरह वर्क करते हैं। तो पहला एक्सोजीनियस सब्सटेंस में देखें तो हमारा एक्सोजीनियस में आता है पेप्टाइड्स एंड फॉर्मिल मिथाइनाइन टर्मिनाइल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये एक सब्सटेंस, तो ये हो गया पेप्टाइड्स एंड फॉर्माइल मिथाइनाइन टर्मिनाइल अमीनो एसिड, ठीक। दूसरा हो गया लिपिड्स, ये कैसे वर्क करते हैं, ये कीमोटैक्टिंग सब्सटेंस की तरह वर्क करते हैं। उसके एंडोजीनियस में देखें तो LTB4 PF4 कंपोनेंट्स ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम C3 C5 क्रेब साइकिल के जो सिस्टम में आते हैं, साइटोकाइनिन IL-156 मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन, जो उसके बाद तुम्हारा आता है कीमेटिक फैक्टर फॉर CD4 सेल्स, उसके बाद एक्जो ई टॉक्सिन कीमेटिक फैक्टर ऑफ इस्नोफिल्स। ये सारे क्या हैं, ये एक तरह से कीमोटैक्टिक फैक्टर हैं जो कि क्या है, बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। एक्सोजीनियस दो होते हैं और एंडोजीनियस तुम्हारा ये सात होते हैं, ठीक है। इन सातों का नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्सोजीनियस का याद करना कंपलसरी है। एंडोजीनियस में ये तुम्हारा लास्ट के, ये हो गया तुम्हारा एक्सोटोसिन, ये हो गया मोनोसाइट वाले, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है सेलुलर इवेंट में आपका आता है फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। इंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पर्टिकुलर मटेरियल बाय द सेल्स, तो सॉलिड पर्टिकुलर मटेरियल सेल के थ्रू जब उसको निकला जाता है, सेल उसको निकलती है, उसको खा जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। सॉलिड फॉरेन पार्टिकल हो या सॉलिड कोई मटेरियल जो बॉडी में हार्मफुल रहता है, तो उसको क्या करती है, हमारी जो सेल्स हैं उनको मार के खा जाती हैं, और उस प्रोसेस क्या बोला जाता है, फाइगोसाइटोसिस। द सेल्स परफॉर्मिंग दिस फंक्शन आर फाइगोसाइट्स, और जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन सेल्स को फाइगोसाइट सेल्स बोला जाता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, दो तरह के सेल्स हैं। पहला PMNS विच अपेयर अर्ली इन एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड कॉल्ड एज माइक्रोफेजेस। पहला जो सेल्स है PMNS सेल बोलते हैं उसको, ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी स्टेज में क्या होता है, दिखाई देता है इसका रिस्पॉन्स, और ये जो रिस्पॉन्स होता है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफेजेस, ठीक है। उसके बाद आता है सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स एंड फिक्स्ड टिश्यू मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइट्स कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। अब उसके बाद सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स, हमारी बॉडी में जो मोनोसाइट्स होते हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं, और वो कुछ टिश्यू को क्या करते हैं, मोनोन्यूक्लियर बना देते हैं, और वो जो क्या बोलते हैं, सेल्स या फॉरेन सॉलिड पार्टिकल खाने काम करती हैं, उसको हम लोग माइक्रोफेजेस बोलते हैं। एक माइक्रोफेजेस और एक मैक्रोफेजेस, ठीक। दो तरह के फेगोसाइटोसिस सेल होते हैं, एक माइक्रोफेजेस और एक मैक्रोफेजेस। The process of phagocytosis is same for both polymorphs and macrophages involve four steps। जो फाइगोसाइटिस की प्रोसेस होती है दोनों में सेम होती है, माइक्रोफेजेस और माइक्रोफेजेस में, ठीक है, 4 स्टेप में होती है ये माइक्रो फाइगोसाइटिस प्रोसेस, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चारों स्टेप यहाँ दिखाए गए हैं। पहला क्या करो, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट ऑफ पार्टिकल।
तो पहले क्या करते हैं कि सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करती हैं और आइडेंटिफाई करती हैं कि ये सेल हमारे बॉडी के लिए सूटेबल है कि हेल्पफुल है कि हार्मफुल है। फिर उस एक रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करती हैं सेल्स उसी पे अटैच हो जाती हैं, ठीक है। देन उसको क्या करते हैं इंगल्फमेंट विथ फॉर्मेशन ऑफ फाइगोसाइटेटिक वेसिकल। अब उसके बाद क्या करती हैं सेल्स उसको निकलना शुरू करती हैं और वो अपने अंदर एक फाइगोसाइटिक वेसिकल डेवलप कर लेती हैं और उस वेसिकल के थ्रू क्या करती हैं उसको निकलना शुरू करती हैं, ठीक। तीसरा क्या कहते हैं डिग्रेनुलेशन स्टेज। उसके तीसरे स्टेज में डिग्रेनुलेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे अपनी ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं वो छोड़ने लगती हैं, ठीक। और चौथे स्टेज में क्या करते हैं कीलिंग और डिग्रेडेशन स्टेज। और फोर्थ स्टेज में वो पूरी तरीके से उसको मार चुकी होती हैं और उसको डिग्रेडेशन स्टेज का मतलब हुआ कि बॉडी में उसको वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं अपने बॉडी में। तो देखते हैं कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं सेल्स, ठीक है। तो मैं जैसे मोनोसाइट्स है तुम्हारा, ठीक, और ये न्यूट्रोफिल्स हैं। अब ऑप्सोनिस ऑप्सोनिस मतलब मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल है आया, तो ये कीमोटैक्टिक एजेंट एक तरह से है, ये क्या करेंगे इसको पहचानेंगे, ठीक है। इधर से हमारी एंटीबॉडी आईजीजी C3P, ठीक है, ऑप्सोसिन लेक्टिन्स। और उसका इधर से कुछ रिसेप्टर्स आएंगे, मैनोज रिसेप्टर और स्कैवेंजर रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करेंगे, ये इसको मतलब इस पे जाके बैठेंगे और इससे आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद मैसेज देंगे मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स को। फिर ये मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, इस पे आके अटैच होगा और अटैच होने के बाद इसकी पूरी जानकारी लेगा कि ये एजेंट जो आया है कैसा एजेंट है और किस लिए आया है। और अन प्रॉफिटेबल पाएंगे तो ये सेल्स क्या करेंगे इसको फिर धीरे धीरे निकलना शुरू करेंगे। अगला स्टेज देखते हैं, पहले रिकॉग्निशन इस तरह से रिकॉग्नाइज किया उन्होंने सेल को, ठीक। ऑप्शंस आर नेचुरली अकरिंग फैक्टर इन द सीरम। तो ऑप्शन जो है एक तरह का फैक्टर है जो सीरम प्रेजेंट रहता है। आईजीजी ऑप्शनिन, एफसी फ्रेगमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, FC fragment of immunoglobulin G. It is a naturally occurring antibody in the serum that coats the bacteria while PMS poses receptor for the same। तो ये आईजीजी ऑप्सोनिन और हीमोग्लोबिन जी ये क्या करते हैं ऑलरेडी हमारे सीरम में प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी सीरम में। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कोटिंग करते हैं, मतलब उसकी लेयर है बाहर की उसको ये बनाते हैं। देन क्या होता है वाइल PMS पॉजेस रिसेप्टर फॉर द सेम। उधर PMS रिसेप्टर क्या करते हैं जाके इस पे चिपक जाते हैं, ठीक है। सिथ्रीफी ऑप्सोनिन क्या करता है, सिथ्रीऑप्सोनिन फ्रेगमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट इट इज जनरेटेड बाय द एक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट पाथवे। ये कुछ ऑप्सोनिन जो होते हैं फ्रेगमेंट होते हैं कम्प्लीमेंट के, और ये क्या करते हैं जनरेट करते हैं कुछ और कम्प्लीमेंट फैक्टर्स और उसको एक्टिवेट भी करने का काम ये करते हैं। उसके बाद लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं इन प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं विच बाइंड टू द बैक्टीरियल सेल। ये क्या करेंगे ये जाके बैक्टीरियल सेल वाल से क्या करेंगे बाइंड कर जाएंगे। आगे देखते हैं। तो पहला क्या होगा, पहला होगा तुम्हारा द ऑप्सोनाइज्ड पार्टिकल इज रेडी टू इंगल्फ। तो ऑप्सोनाइज पार्टिकल क्या होंगे तैयार हो जाएंगे निकलने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक सूडोपोडास अराउंड द पार्टिकल। अब क्या होंगे जब निकलने के लिए तैयार होंगे तो सेल्स के आसपास जो सेल्स निकलने आ रही है उसके आसपास कुछ सूडोपोडास बन जाएंगे। सूडोपोडास कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे फिलामेंट टाइप का निकला होता है। तो ये इसी फिलामेंट से क्या करता है ये उसको कैप्चर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे एनवेलपिंग इन फाइगोसाइटिक वेसिकल। उसके बाद जो फैगोसाइटिक वैक्यूल है उसमें क्या होते हैं तरह से अटैच होते हैं, लेयर बनाते हैं। नेक्स्ट इस जो इवेंट है उसमें क्या रहेगा इवेंचुअली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक्स। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है ब्रेक होती है फ्रॉम द सेल सरफेस एंड द लाइसोसोम्स ऑफ द सेल फ्यूज विद द फाइगोसाइटोटिक वैक्यूल। प्लाज्मा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ब्रेक होता है सेल सरफेस पे तो उसी टाइम क्या होता है लाइसोसोम्स जो सेल होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं फाइगोसाइटिक वैक्यूल जो होते हैं उस पर जाके वो क्या होती है मिल जाती हैं और वो क्या होती है उसमें मिल के अटैच हो जाती हैं। अब उसके बाद लाइसोसोम्स का काम ही है कि वो
अनवांटेड चीज़ों का या डेड सेलों का क्या करना है, उनको मार के खाना है या डाइजेस्ट कर लेना है। तो अब वो लाइसोसोम सेल्स क्या करेंगे, फैगोसाइटोस फैगो फैगलो फैगाइलोसोम व फैगोसोम को क्या करेंगे, अटै इस लेयर पे अटैच होंगे और उसको कुल मिला के अपने अंदर कैप्चर करके उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप, पहला तो अटैचमेंट हो गया। ठीक है। अब दूसरा है सेलुलर इवेंट्स में ही इंगल्फमेंट विथ फॉर्मेशन ऑफ फाइगोसाइटिक वेसिकल्स। तो ये फाइगोलाइसोसोम्स हैं। फाइगोलाइसोसोम्स आके किस पे, फाइगोसाइटिक सेल्स पे आके अटैच हुए हैं। ठीक है। तो ये अटैचमेंट है किनका, फॉरेन पार्टिकल जिनको निकलना है। ठीक है। अभी देखो इन इंगल्फमेंट कैसे, इन्होंने स्पेस दिया है, दो कैप क्या बने, फिलामेंट बने इधर से, ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने अंदर ये ले लेंगे। ठीक है। और इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, इंगल्फमेंट, मतलब निकलना। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है अगला स्टेप, डीग्रेनुलेशन। ठीक है। परफॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स स्टोर प्रोडक्ट ऑफ पीएमएन्स आर रिलीज इनटू फाइग्लोलाइसोसोम। ठीक है। तो अब डीग्रेनुलेशन स्टेज में क्या होता है, जो सेल होती है वो ग्रेन्यूल स्टोर प्रोडक्ट जो होते हैं पीएमएस, जैसे कि पीएमएस, उनको क्या करता है, रिलीज कर देता है फाइग्लोलाइसोसोम में। ठीक है। मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइट्स आल्सो सिक्रीट एंजाइम। मोनोन्यूक्लियर जो फाइगोसाइट्स होते हैं वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे कि हो गया IL-2 and 6 TNF, और उसका आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स जिसको बोला जाता है प्रोस्टेज लैंडिन्स ल्यूकोट्राइनेज, और क्या बोलते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स जिसको सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड हाइपोक्लोरस एसिड भी बोलते हैं। ये क्या है, ये एक तरह से एंजाइम है जो मीनो न्यूक्लियर फाइगोसाइट्स क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। उसके बाद आता है किलिंग और डिग्रेडेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आफ्टर बीइंग किल्ड आर डिग्रेडेड बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फॉरेन पार्टिकल को मारा गया है, जिसको निकल के मार दिया गया है, तो उसकी डेड बॉडी बची होगी, तो अब उसका क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है उसके थ्रू क्या किया जाता है, उसको डिग्रेडेशन किया जाता है, मतलब उसका एक तरह से सड़ा के उसको ख़त्म किया जाता है। ठीक है। द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट एक्ट बाय टू मैकेनिज्म। तो एंटीबायोटिक माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट होते हैं जो दो मैकेनिज्म पूरी करते हैं। पहला ऑक्सीजन। ठीक है। ये डिपेंडेंट बैक्टीरिसाइडल मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, दूसरा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। पहला ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरिसाइडल मैकेनिज्म होता है, दूसरा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है। ठीक है। तो पहला जो डिपेंडेंट है मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, दूसरा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के absent में ये मैकेनिज्म होती होगी, इसलिए इसको इसका नाम दिया गया। ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या है। तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरियोसाइडल मैकेनिज्म। एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोसाइडल किलिंग इज बाय प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स। तो एक तरह के माइक्रोबैक्टीरिया को मारने में, ठीक है, या फॉरेन पार्टिकल को मारने में, या उसको मतलब डिग्रेडेशन के लिए एक मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है कुछ रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स के, जैसे O2 H2O2 HOCl HOI HOBr। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कैरिड आउट आइदर थ्रू एंजाइम जिसको बोलते हैं माइलो पेरोक्साइडाइज। ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी किसके, एक एंजाइम होती है एमपीओ एंजाइम, जिसको फुल फॉर्म है माइलो पेरोक्साइडाइज। ठीक है। ये प्रेजेंट होता है ग्रेनुल्स में, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के। और ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट मैकेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनाइज कराता है सेल के डिग्रेडेशन के लिए, मतलब जो डेड सेल है उसके डिग्रेडेशन के लिए, डेड ऑर्गेन के लिए। ठीक है। तो ये एक तरह से इसका चार्ट है। एमपीओ, एमपीओ मतलब अभी मैंने बताया था। ठीक है। डिपेंडेंट किलिंग और इंडिपेंडेंट किलिंग, दो तरह की किलिंग है। ये इसमें क्या हो रहा है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सी क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, किसके प्रेजेंट में, क्लोरीन और Br और आई के आयोडीन के, ब्रोमीन क्लोरीन इनके प्रेजेंट में। ठीक है। मोर पोटेंट एंटीबैक्टीरियल
एंटीबैक्टीरियल एजेंट, इसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो है वो ज़्यादा पोटेंट रहते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से मर जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एमपीओ इंडिपेंडेंट के लिए में क्या है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन अलग टूट जाएगा, आयरन अलग टूट जाएगा, तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बन जाते हैं इसमें। तो इसमें पूरी तरीके से क्या है, बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। अगला देखते हैं ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट बैक्टीरियोसाइडल मैकेनिज्म। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मतलब जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, ठीक। तो फ्यू एजेंट्स रिलीज फ्रॉम द ग्रेन्यूल्स ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन इंक्लूड। तो कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं फैगोसाइटिक सेल में, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वो जैसे कि लाइसोसोमल हाइड्रोलेज हो गया, ठीक है, परमेबिलिटी इंक्रीजिंग फैक्टर्स हो गए, डिफेंसिन्स हो गए, और कैटेनिक प्रोटीन हो गए, इनको ऑक्सीजन को नीड नहीं होती है जो डेड सेल है उनका डिग्रेडेशन कराने के लिए। केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन की तरह से मेडिएटर्स होते हैं। पहला इसमें आ गया केमिकल मेडिएटर्स, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड एज ए परमेबिलिटी फैक्टर्स एंड एंडोजीनियस फैक्टर। तो केमिकल मेडिएटर्स को हम लोग परमेबिलिटी फैक्टर या एंडोजीनियस फैक्टर भी कहते हैं। द सब्सटेंस एक्टिंग एज ए केमिकल mediators of inflammation may be released from the cells, the plasma, damaged tissue itself। तो ऐसे सब्सटेंस जो है केमिकल मेडिएटर्स क्या होते हैं, कहाँ से रिलीज हो, क्या रिलीज करते हैं, सेल करते हैं, नहीं सॉरी, सेल से रिलीज होते हैं, प्लाज्मा से रिलीज हो सकते हैं, और डैमेज कुछ टिश्यू से भी रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। दो तरह का दो ग्रुप में इनको क्लासीफाई किया गया है। पहला मीडिएटर रिलीज बाय सेल्स, दूसरा मीडिएटर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्लाज्मा। तो दो ग्रुप हम लोग इनको डिवाइड किया है, ऐसे मीडिएटर जो सेल से रिलीज होते हैं, और ऐसे मीडिएटर्स जो प्लाज्मा से रिलीज होते हैं, ठीक है, या बनते हैं। सेल डिराइव्ड मेडिएटर्स। तो सेल डिराइव्ड मेडिएटर्स देखते हैं हम लोग, तो वैसो एक्टिव एमिन्स। तो वैसो एक्टिव एमिन्स में दो आते हैं तुम्हारा, हिस्टामिन हो गया और सेरोटोनिन, ठीक है। हिस्टामिन कहाँ से होता है, इसका सोर्स होता है मास्ट सेल्स, मास्ट सेल से रिलीज होता है, ब्लड वेसल से हो जाता है, ब्लड वेसोफिल्स हो जाता है, प्लेटलेट्स होता है। सेरोटोनिन कहाँ से होता है, प्लेटलेट्स, एंट्रोपोमेफिन सेल्स, नर्वस टिश्यू, मास्ट सेल, ठीक है। स्टिमुलाई क्या होती हैं, कैसे रिलीज होगा, कब रिलीज होगा, जब कोई इंजरी होगी तब ये स्टिमुलेट होगा रिलीज होने के लिए, इम्यून रिएक्शन, इम्यून रिएक्ट करेगा, ठीक है, या C3 या C5 पे फ्रेगमेंट हो, या न्यूरोपेप्टाइडिस रिलीज हो, या साइटोकाइनेज ये फैक्टर रिलीज हो। तो ये फैक्टर क्या करते हैं, स्टिमुलाई फैक्टर हैं जो जाके स्टिमुलेट करेंगे हिस्टामिन रिलीज होने के लिए। सेरोटोनिन के लिए देखें, प्लेटलेट एग्रीगेशन आफ्टर कांटेक्ट विद कोलेजन। प्लेटलेट का कम होना किसी कोलेजन का उसमें आना, है थ्रोम्बिन का मतलब ब्लड क्लॉट होता है, तब जाके ये सेरोटोनिन क्या होता है, एक्टिवेट होता है, ठीक है। एक्शन, वेसोडाइलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर परमिलिटी, इचिंग एंड पेन। तो ये क्या करता है, वो वेसल्स का डायमीटर बढ़ा देता है, वेसोडाइलेशन करता है, और वेस्कुलर परमिलिटी मतलब वेसल्स में कोई भी चीज़ आने जाने के लिए ये बढ़ा देता है, परमिलिटी ज़्यादा मतलब अलाउ कर देता है चीज़ों को आने के लिए। और इचिंग और पेन होने में भी क्या होता है, ये दोनों सेरोटोनिन और हिस्टामिन ये रिलीज होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है आर्चिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। आर्चिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स में देखते हैं हम लोग, अब फैटी एसिड विद टू मेन सोर्सेज। फैटी एसिड्स होते हैं जिसका दो मेन सोर्सेज होता है, ठीक है। डायरेक्टली थ्रू डाइट, ऐसे फैट्स जो डाइट से लेते हैं। दूसरा, थ्रू कन्वर्जन ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इलोइक एसिड टू आर्किनोइक एसिड, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया, कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, अदर सब्सटेंसेस से कन्वर्ट होते हैं फैट में, ठीक है। तो आर्चिडोनिक एसिड जो है वो साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे और लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे के थ्रू क्या बनाता है, आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स बनाता है, ठीक है। तो साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे में तुम्हारा प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिनेटू, प्रोस्टासाइक्लिन, और लिपोऑक्सीजनेज पाथवे में तुम्हारा HETE 5 HET ल्यूकोट्राइनेज, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं जो मतलब दोनों अलग अलग पाथवे में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, और जिसके थ्रू क्या होता है कि फैट जो है कुछ अदर सब्सटेंसेस से क्या होता है, फैट में कन्वर्ट होता है बॉडी में। आगे देखते हैं एक्शन। साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे में क्या है, PGT2, PGE2, PGF2 अल्फा, ये काम करते हैं किसका, वैसोडाइलेशन का, और दूसरा
पोटेंशिएट एडिमा फॉर्मेशन का, ठीक है, बॉडी में जो पोटेंशिएट एडिमा फॉर्मेशन उसका काम करता है। PGI2 जिसको हम लोग प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं, ये भी वासोडाइलेशन और इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन का, ठीक है, प्लेट एग्रीगेशन को ये रोकता है। उसका TXA2 ये कहता है वैसो कंस्ट्रक्शन स्टिमुलेट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये वैसो कंस्ट्रक्शन मतलब वैसल का डायमीटर कम करेगा, ठीक है, और क्या करेगा प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाएगा। ये रोक रहा था, ये बढ़ा रहा है, ठीक है, दोनों में यही डिफरेंट है। लिपोक्सिजनेज पाथवे, लिपोक्सिजन पाथवे क्या करेगा, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करेगा, तो मतलब जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको भी क्या करेगा, पतला कर देगा। इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, वेसल्स की परमेबिलिटी को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लाइसोसोमल कंपोनेंट्स। लाइसोसोमल कंपोनेंट्स में तुम्हारा ग्रेन्यूल्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दो प्राइमरी और सेकेंडरी बेस पे डिवाइड किए गए हैं। तो पहला तो MPO हो जाएगा, जिसको हम पीछे पढ़ा भी हम लोगों ने, एसिड हाइड्रोक्लेजेस हो जाएंगे, न्यूट्रल प्रोस्टिएज हो जाएगा तुम्हारा। सेकेंडरी में तुम्हारा हो गया लैक्टोफेरिन लाइसोजाइम हो गया, अल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया और कोलिनेज हो गया, ठीक है। ये सेकेंडरी फैक्टर्स है, प्राइमरी फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं किसके, लाइसोसोमल्स के, ठीक। ग्रेन्यूल्स और मोनोसाइट्स और टिश्यू माइक्रोफेजेस। तो अभी हमने जो ये प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा है, ये ग्रेन्यूल्स और न्यूट्रोफिल्स के कंपोनेंट में थे, दोनों अलग अलग, ठीक है। अब हम लोग किसके पढ़े, मोनोसाइट्स के। तो मोनोसाइट्स में तुम्हारा एसिड प्रोटीएज और कोलिनिएज और इलास्टेज और प्लाज्माजेनेजन एक्टिवेटर, ये सब क्या है, एक तरह से एंजाइम, लाइसोसोमल्स एंजाइम है, जो कि क्या करते हैं, फाइगोसाइटोसिस में ही ये सारे वर्क करते हैं, ठीक। अब देखते हैं साइटोकाइंस, ठीक है। साइटोकाइंस क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं कैसे, मेनली बाय एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट, जब लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है तब ये प्रोड्यूस होते हैं, और मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम एंडोथेलियम और एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से, ये एंडोथेलियम एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं। TNF एंड IL-1 मेजर साइटोकाइंस, एक तरह से साइटोकाइंस हैं दोनों, ठीक है। साइटोकाइन दैट मेडिएट इन्फ्लेमेशन, क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन मेडिएट करते हैं, प्रोड्यूस मेनली बाय एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, जब माइक्रोफेजेस एक्टिवेट होता है तब ये बनता है, ठीक है। स्टिमुलाई क्या होते हैं, इम्यून रिएक्शन, जब इम्यून रिएक्ट करता है तभी एक्टिवेट होते हैं। फिजिकल इंजरी, वैरायटी ऑफ इन्फ्लेमेशन, जब बाहर से कोई चोट वोट लग जाए तब ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं। एंडोटॉक्सिन्स और अदर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, एंडोटॉक्सिन्स एक तरह से अगर बॉडी में रिलीज हो, या कोई और माइक्रोबियल प्रोडक्ट अगर आता है बॉडी में, तभी क्या होते हैं, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और रिलीज हो जाते हैं। TNF एंड IL-1 ये कैसे होगा, एंडोथेलियल इफेक्ट, जब एंडोथेलियल लेयर अफेक्टेड होगी, ठीक है, एंडोथेलियल एक्टिवेशन, एंडोथेलियल जब एक्टिवेट होगी WBC बाइंडिंग करेगी, ठीक है, तभी जाके एक्टिवेट होंगे। और प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी, मतलब अगर बॉडी में कोगुलेंट होने से पहले जो एक्टिविटी थी वो एक्टिवेट हो रही है, तो ये तुरंत क्या होते हैं, फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। फाइब्रोब्लास्ट इफेक्ट, फाइब्रोब्लास्ट इफेक्ट से क्या होता है, एक्टिवेट टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट टिश्यू एक्टिवेट करता है। प्रोलिफरेशन बढ़ा देता है बॉडी में, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड ECM, ये क्या करता है, और तीसरा कोलेजन का प्रोडक्शन को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड मीडिएट्स इन वेस्कुलर डायलेशन में हेल्प करते हैं, एंटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग एजेंट है, ठीक है। पॉसिबली माइक्रोसाइडल एक्शन, मोस्ट ऑफ द माइक्रोसाइडल एक्शन के साइड पे क्या होता है, ये प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स, ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स क्या होता है, रिलीज होते हैं किसके थ्रू, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस से। सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर और हाइड्रोक्साइड, इनको भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। एक्शन क्या होता है इसका, एक्शन इसका होता है एंडोथेलियल सेल्स डैमेज जब हो जाती हैं तो क्या करता है, वेस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। डैमेज टू द सेल्स टिश्यू मैट्रिक्स बाय एक्टिवेटिंग प्रोटीएज एंड इनएक्टिवेटिंग प्रोटीएज। अब क्या करेगा, जब प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा जब कोई सेल या टिश्यू मैट्रिक्स क्या होते हैं, डैमेज होते हैं तब, ठीक है। आगे प्लाज्मा डेराइव्ड मीडिएटर्स तुम्हारे हो गए, काइनिन सिस्टम हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद 12 फैक्टर होते हैं जो कंप्लीमेंट सिस्टम में इफेक्ट करते हैं, फिर फाइब्रोलिटिक सिस्टम में करते हैं, फिर क्लॉटिंग सिस्टम में इफेक्ट करते हैं। 12 फैक्टर जो दिए गए हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं।
फैक्टर 12 जो है कॉन्टैक्ट फैक्टर 12A, फैक्टर 12 कॉन्टैक्ट करता है किससे, फैक्टर 12A से। फिर तीन तो उसमें डिवाइड होता था कंपोनेंट में तुम्हारा, फाइब्रोलाइटिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, दूसरा क्लॉटिंग, तीसरा काइनिन। फिब्रोलाइटिक क्या होता है, प्लाज्मिन बनाता है। क्लॉटिंग क्या होता है, फिब्रिन बनाता है जिससे फिब्रिनोजन बनता है। काइनिन क्या होता है, ब्रेडिकाइनिन बनाता है, ठीक है। अब फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स से क्या बनेगा, तुम्हारा कंप्लीमेंट सिस्टम बनेगा। कंप्लीमेंट सिस्टम क्या बनेगा, परमेबिलिटी फैक्टर जैसे C4 C5A। ये जो 12 फैक्टर हैं, 12 फैक्टर के जो कंपोनेंट हैं, किस अलग अलग कंपोनेंट्स, या बोले अलग अलग जो इसके स्टेजेस हैं क्लॉट करने की या रिस्पॉन्स देने का किसी इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट। तो ये इस तरह के एक चार्ट में समझाया गया है। अब प्लाज्मेटिक तुम्हारे कंपोनेंट में आता है एनाफाइलोटॉक्सिन्स, ठीक है। तो इसका क्या काम है, रिलीज करता है हिस्टामिन, कहाँ से, मास्ट सेल और वैसोफिल से, ठीक है। इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी कॉजिंग एडिमा, एडिमा की वजह से क्या करता है, वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ा देता है। फाइगोसाइटोसिस एक्टिवेट कर देता है। कीमोटैक्टिक एजेंट को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। अब हम लोग देखेंगे फैट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में तुम्हारा पहला रिजोल्यूशन, हीलिंग बाय स्कैरिंग, ठीक है, प्रोग्रेशन टू सुपरेशन और प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो ये देखो, जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन कैसे होगा, या तो पहले तो रिजोल्यूशन होगा, पहले सॉल्व करने को होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, हील होगा, स्कार बनेगा, ठीक है। अब स्कार तो बना, हील हुआ, तो अगर क्रोनिक है, ठीक है, तो वो तो मतलब काफ़ी लेट से ही होता है। एक्यूट है, एक्यूट और एक्यूट में क्या होगा, तो जल्दी हीलिंग और स्कैरिंग हो जाएगी। फिर क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा, सुपरेशन होगा, तो धीरे धीरे उस हीलिंग का प्रोसेस क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। फिर प्रोग्रेशन तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन, और फिर उसके बाद क्या होगा, अगर ये इन्फ्लामेशन हल्का फुल्का चोट इंजरी को जैसे हुआ है तो ठीक है, प्रोग्रेशन में ही स्टेज में ठीक हो जाएगा। नहीं तो कई बार अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर प्रोग्रेशन हो जाता है टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो ये एक्यूट से क्रोनिक की तरफ क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। अभी हम लोगों ने यहाँ तक हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ा है पूरा, ये सेकेंड लेक्चर था। अब हम लोग कल थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग रिवाइज करिए। थैंक यू। सी यू टुमारो।